अस्सलाम वालेकुम। जब से इंसान वजूद में आए हैं हमने हमेशा एक चीज़ ज़रूर देखी है और वो ये कि हर इंसान और इसकी खसलतें मिलती हैं इसके वालिदैन से या इसके किसी भी करीबी रिश्तेदार से, और खसलतों के साथ साथ आदतें भी। और हमने देखा है कि किसी की हंसी मिलती है अपनी अम्मी से, किसी की आंखें मिलती हैं अपने मामू से, और किसी की कोई आदत भी मिलती है अपने चाचू से। तो हमेशा हमने ये चीज़ देखी है जिसको कहते हैं इनहेरिटेंस। लेकिन 1800 या 1800s तक इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसकी साइंसी वजूहात क्या हैं, और ग्रेगोर मेंडल जो माने जाते हैं, जिन्हें जेनेटिक्स का बानी कहा जाता है, वो भी समझ ही रहे थे इन सारी चीज़ों को, और ये देख रहे थे कि किस तरह इनहेरिटेंस का अमल होता है। और काफ़ी अरसे तक इन्हें भी नहीं पता था कि इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर सतह पर कैसे होती है, और इस सवाल का जवाब काफ़ी अरसे तक नहीं मिला। और कुछ अरसा पहले ही चीज़ें दरियाफ्त होते होते पता लगा, तकरीबन 20वीं सदी तक। और उस वक्त तक नहीं पता चला जब तक डीएनए का स्ट्रक्चर और इसकी साख्त को दरियाफ्त ना कर लिया गया। और ये वॉटसन एंड क्रिक इनके काम की बुनियाद थी, और बहुत सारे लोगों के काम पर, ख़ास तौर पर रोज़लिंड फ्रैंकलिन, जिन्होंने बहुत सारा डेटा फ्राहम किया था वॉटसन एंड क्रिक के काम के लिए। मॉरिस विल्किंस और बहुत सारे लोग आते हैं इस फहरिस्त में। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि शायद ये मॉलिक्यूल है जो सारी मालूमात अपने अंदर स्टोर करता है। डीएनए जो है वो दरियाफ्त हुआ था 18वीं सदी में। ये वो मॉलिक्यूल है जो मौजूद होता है सेल्स के न्यूक्लियाई में, और कुछ वक्त के लिए लोग कहते थे कि शायद ये मॉलिक्यूलर बेस है इनहेरिटेंस की। अब आप सोच सकते हैं कि इनहेरिटेंस की मॉलिक्यूलर बेस होने के लिए क्या क्या दरकार होगा। इसको होना पड़ेगा एक ऐसा मॉलिक्यूल या तसलसल मॉलिक्यूल्स का जिसमें मौजूद हो मालूमात और इन्फॉर्मेशन, और फिर ये हो सके रेप्लिकेट, और फिर हो सके एक्सप्रेस भी किसी ना किसी तरह। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ये जो डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर है जो कि दरियाफ्त हुआ, और फिर लोगों ने कहा कि बस यही है वो मॉलिक्यूल, और ये चीज़ भी 1953 तक नहीं हुई थी। तो हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, और फिर हम बात करेंगे इसके नाम की कि ये नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड आया कहाँ से, और फिर हम बात करेंगे कि कैसे ये स्ट्रक्चर जो है ये अच्छा है और कारआमद है ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल बनने के लिए जो महफूज रखता है अपने अंदर मालूमात और इन्फॉर्मेशन, और फिर ये करता है रेप्लिकेट भी इस मालूमात को, और फिर एक्सप्रेस भी इसी मालूमात को एक्सप्रेस करने के हवाले से हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ इस पर वापस आते हैं। ये लगता है सीढ़ी की तरह, इसको लैडर लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, एक घूमी हुई सीढ़ी। इसकी हैं दो साइड्स जो कि घूमी हुई हैं या ट्विस्टेड हैं। एक साइड है ये यहाँ और दूसरी यहाँ, और इन दोनों साइड्स के दरमियान जिन्होंने इन दोनों साइड्स को जोड़ा हुआ है, हमारे पास हैं ये रंग्स, और ये रंग्स ही हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन और मालूमात जो है वो एक तरह से महफूज है, क्योंकि ये रंग जो हैं ये सीक्वेंसेस हैं मुख्तलिफ बेसिस के। अब जब मैं बेसिस कहती हूँ तो आप कहेंगे कि एक मिनट, ये तो है एसिड, आप क्यों कह रही हैं बेसिस? तो जो लफ्ज़ है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये आता है इस वजह से क्योंकि यहाँ जो बैकबोन है इसकी, ये बनी हुई होती है शुगर और फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से, और वो शुगर जिससे ये बनती है वो है डीऑक्सी तो ये बना डीएनए का डी, और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो है एसिडिक, और यहीं से आता है इसका एसिडिक हिस्सा। और न्यूक्लिक इसलिए क्योंकि ये मौजूद होता है सेल्स के न्यूक्लियाई में, इसलिए न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह बना ये नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और ये थोड़ा है हल्का सा माइल्डली एसिडिक। लेकिन हर एसिड के साथ होती है बेस भी, और यही बेसिस बनाती हैं ये रंग्स। हर एक रंग जो है ये जोड़ी में होता है या पेयर्स में होता है, और ये जोड़ियां होती हैं बेसिस की, और यही जगह है जहां मौजूद होती है इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब मैं किसकी बात करूंगी? अब मैं बात करूंगी 4 मुख्तलिफ बेसिस की जो बनाते हैं ये रंग्स डीएनए मॉलिक्यूल में। तो आपके पास है एडेनिन, तो ये यहाँ पर ये सेक्शन, ये जगह, ये हो सकती है एडेनिन, और शायद ये यहाँ पर ये हुआ एडेनिन, और ये यहाँ पर भी एडेनिन।
याद रहे ये हर एक रंग ये पेयर होता है बेसिस का, ये जोड़ी होती है। और यहाँ ये भी हो सकता है एडेनिन और यहाँ शायद ये भी हो एडेनिन। अब एडेनिन जो है ये हमेशा जोड़ी बनाता है या पेयर करता है एक और बेस के साथ जिसका नाम है थायमीन। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, थायमीन। एडेनिन पेयर करता है थायमीन के साथ, तो अगर ये यहाँ एडेनिन है तो इसके साथ होगा थायमीन, और इसी तरह यहाँ भी अगर ये एडेनिन है तो ये होगा थायमीन। और अगर मैंने यहाँ पहले बनाया होता थायमीन तो इसके साथ यहाँ होता एडेनिन ही। तो यहाँ, यहाँ और यहाँ सब जगह होगा थायमीन। अब अगले दो पेयर्स आपके पास होते हैं साइटोसिन जो कि पेयर करता है ग्वानिन के साथ, या फिर ग्वानिन जो कि पेयर करता है साइटोसिन के साथ। हम इन सारी बेसिस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फ़िलहाल नहीं जाएंगे। इनके नाम जानना बहुत ज़रूरी है और अहम है क्योंकि ये बहुत सारा काम करते हैं और ये बनाते हैं कोड्स, हमारे जेनेटिक कोड। तो यहाँ ग्वानिन ये पेयर करता है साइटोसिन के साथ, ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर अगर है साइटोसिन, यहाँ पर और शायद यहाँ भी और शायद यहाँ भी, तो ये हमेशा पेयर करेगा ग्वानिन के साथ। तो यहाँ सब जगहों पर आ जाएगा ग्वानिन, यहाँ। मैं इनको सही से यहाँ पर कलर कर लूँ ताकि सही तरीके से समझ में आ जाए। तो ये पेयर्स होंगे एडेनिन थायमीन के और ग्वानिन साइटोसिन के। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह हो, साइटोसिन इस तरफ भी हो सकता है और ग्वानिन इस तरफ, और एडेनिन भी इस तरफ हो सकता है और थायमीन उस तरफ, ठीक है। तो ये इस तरह करते हैं पेयर। अब जब आप इस पर गौर करते हैं तो बेसिस का एक ऑर्डर नज़र आता है और यही देख कर लगता है कि ये है एक कोड। जिस सीक्वेंस में ये बेसिस होती हैं मौजूद, यही कोड और यही तसलसल जो है ये आपको बनाता है आप। ये इन्फॉर्मेशन है अपने आप में, ये कोडिंग है और इसका ये तसलसल जो है ये अपने आप में एक कोड है। तो ये होते हैं कोड, ये कोड करते हैं हेयर कलर जैसी चीज़ों के लिए, या अगर आपकी हंसी आपके अम्मी के जैसी है, ये सब है इस मालूमात की वजह से जो कि जेनेटिकली कोड हुई है बड़े पैमाने पर, और ये ख़ासा असर रखती है आपके आप बनने पर। और ये चीज़ सिर्फ स्पीशीज़ के अंदर और इनके दरमियान ही नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान होती है। ह्यूमंस या इंसानों में आपस में बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो मिलता जुलता है बनिस्बत एक पौधे के, लेकिन जितनी भी जानदार चीज़ें हैं इस दुनिया में, इन सब में होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और यही बुनियादी चीज़ है जिससे खसलतें नस्लों में आगे बढ़ती हैं। अब अगला सवाल है कि एक इंसान में कितनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। हर स्पीशीज़ के बेस पेयर्स की जो तादाद है वो होती है मुख्तलिफ, लेकिन इंसानी जीनोम में जो है इसकी तादाद है 6 बिलियन बेस पेयर्स। और जब आपके पास होता है पूरा कॉम्प्लीमेंट क्रोमोसोम्स का, और ऐसा होता है तकरीबन जिस्म के हर सेल में और बाहर आपके सेक्स सेल्स के, ये फैले हुए होते हैं 46 क्रोमोसोम्स पर, 23 पेयर्स या जोड़ियाँ क्रोमोसोम्स की। अगर आप डिवाइड करें 6 बिलियन को 46 से तो इसका नतीजा है कुछ 100 मिलियन बेस पेयर्स पर क्रोमोसोम। कुछ होते हैं लंबे, कुछ होते हैं छोटे, तो ये है एवरेज। तो ये है लगभग एक साइज़ इंसानी जीनोम का। अब सोचें इस चीज़ के बारे में जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ अगर हम गिने तो हमारे पास हैं तकरीबन 20 बेस पेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये हैं 20 बेस पेयर्स। तो सोचें अगर आपके पास हो ये 200 मिलियन बेस पेयर्स, और अगर आपको ये चीज़ लेनी हो और इसे कॉइल करना हो एक चीज़ में, तो वो है क्रोमोसोम, वो है क्रोमोसोम। तो अब आप कहेंगे कि मेरे जिस्म के तकरीबन हर सेल में इतनी सारी मालूमात मौजूद है, तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी। और अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं कहूँगी जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
ये जो रेडियस है एक डीएनए मॉलिक्यूल का, ये होता है 1 नैनोमीटर, जो कि बिलियनथ हिस्सा है 1 मीटर का। तो आप इसके पैमाने का अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे ये किस स्केल तक जाता है। तो ये बहुत ही डेंस तरीका है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये आपने देखा कैसा है। अब यही स्ट्रक्चर, इसको आप तसव्वुर करें कि ये किस तरह अपने आप को रेप्लिकेट करता होगा, यानी इसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन को और ट्रांसलेशन का अमल भी, या इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने का अमल भी। अब सोचें अगर आप लें ये लैडर और आप तोड़ें या स्प्लिट करें सारे बेस पेयर्स को, तो आपके पास होगा इसका आधा। तो अगर आपके पास होगा इसका आधा हिस्सा तो आप बना सकेंगे इसका अगला हिस्सा भी। एक मिसाल लेते हैं यहाँ। हम यहाँ इन लफ्ज़ों के लेटर्स लेंगे सिर्फ इनके नामों की जगह। तो सोचें जैसे ये है यहाँ इसकी बैकबोन शुगर एंड फॉस्फेट वाली, तो ये होगी कोई एक साइड इसकी, ठीक है। तो सोचें यहाँ है एडेनिन, इसको सही रंग में करना ज़रूरी है इधर। तो यहाँ है एडेनिन एडेनिन, और कुछ एडेनिन है यहाँ और कुछ एडेनिन है यहाँ। और फिर आपके पास है थायमीन थायमीन और यहाँ भी थायमीन। फिर है ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिन, और फिर है साइटोसिन और साइटोसिन। तो सिर्फ इस आधे हिस्से से मेरे ख्याल से अब ये काबिल हैं अगला हिस्सा बनाने के, और यही है तरीका जिससे डीएनए करता है रेप्लिकेट। ये होता है स्प्लिट और बाकी का हिस्सा इस तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाता है और बन जाता है। तो ये होता कैसे है? तो ये होता है कि किस तरह ये बेसिस करती हैं पेयर, किस तरह ये बनाती हैं जोड़ियाँ। हमें मालूम है कि एडेनिन हमेशा जुड़ती है थायमीन से, अगर हम बात कर रहे हैं डीएनए की। तो अगर यहाँ है एडेनिन तो यहाँ आएगा टी थायमीन, और यहाँ दोनों जगह आ जाएगा टी और टी। और अगर इस सिरे पर आपके पास होगा टी तो यहाँ आ जाएगा ए यानी एडेनिन, इस तरह से। और अगर है जी इस तरफ तो यहाँ आ जाएगा साइटोसिन, और अगर है साइटोसिन यहाँ तो आ जाएगा ग्वानिन इधर। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है डीएनए की रेप्लिकेशन का, और हम देखेंगे कि किस तरह ये इन्फॉर्मेशन जो है ये होती है ट्रांसलेट मुतालिका मॉलिक्यूल से और प्रोटीन्स से भी। अब अगर हमें देखना है कि असल में डीएनए मॉलिक्यूल दिखने में कैसा होता है, जो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा इससे जो हमने यहाँ देखा है, तो ये यहाँ पर ये आ गई इसकी तस्वीर। तो अगर आप सोच रहे हैं कि डबल हीलिक्स क्या लगता है, तो ये है आपका डबल हीलिक्स आपके सामने। यहाँ आप देख सकते हैं ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन ये जा रही है यहाँ से इस तरह, और फिर बीच में ये रंग्स, बेस पेयर्स वाले रंग्स, ये सारे इसमें हैं बेस पेयर्स। ये जो हमने पढ़े एडेनिन थायमीन साइटोसिन ग्वानिन, ये सब यहाँ इन रंग्स में मौजूद हैं और ये करते हैं कोडिंग। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह तसलसल चल रहा है ऊपर से नीचे तक इस मॉलिक्यूल में, और ये कितना ही अपने आप में एक खूबसूरत और साथ ही साथ पेचीदा मॉलिक्यूल है। तो आज के लिए इतना ही।